नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी ने वोट चोरी के नए आरोपों पर फिर से बीजेपी और चुनाव आयोग को घेरा है। इस बार मामला गुजरात का है, जहां चुनाव आयोग ने एसआईआर के बाद ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर आपत्तियां लेना शुरू किया और 18 जनवरी अंतिम तारीख घोषित कर दी। 15 जनवरी तक गिनी चुनी आपत्तियां आईं, लेकिन 23 जनवरी को अचानक, जी हां 23 जनवरी यानी कल अचानक 12 लाख आपत्तियां फॉर्म 7 आपत्तियां दर्ज कराई गई, यानी फॉर्म 7 की आपत्तियां दर्ज कराई गई और वो जमा हो गई। कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव आयोग ने इसमें विशेष जाति वर्ग क्षेत्र को निशाना बनाने के लिए नियमों को ताक पर रखकर एक ही व्यक्ति के नाम से दर्जनों आपत्तियां दर्ज कराई हैं। इस खबर पर राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया है और राहुल गांधी ने क्या कुछ लिखा है जरा आपके सामने लाना चाहता हूं। राहुल गांधी लिख रहे हैं यहां पे कि जहां जहां एसआईआर वहां वहां वोट चोरी, जहां जहां एसआईआर वहां वहां वोट चोरी। गुजरात में एसआईआर के नाम पर जो कुछ किया जा रहा है वो किसी भी तरह की प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, यह सुनियोजित, संगठित और रणनीतिक वोट चोरी है। सबसे चौंकाने वाली और खतरनाक बात यह है कि एक ही नाम से हजारों हजार आपत्तियां दर्ज की गईं। चुन चुनकर खास वर्गों और कांग्रेस समर्थक बूथों के वोट काटे गए। जहां बीजेपी को हार दिखती है वहां मतदाता ही सिस्टम से गायब कर दिए जाते हैं। यही पैटर्न आलंद में दिखा, यही राजूरा में हुआ और अब वही ब्लूप्रिंट गुजरात, राजस्थान और हर उस राज्य में लागू किया जा रहा है जहां एसआईआर थोपा गया। एसआईआर को एक व्यक्ति एक वोट के संवैधानिक अधिकार को खत्म करने के हथियार में बदल दिया गया है ताकि जनता नहीं, बीजेपी तय करे कि सत्ता में कौन रहेगा। और सबसे गंभीर सच्चाई यह है कि चुनाव आयोग अब लोकतंत्र की रक्षक नहीं बल्कि इस वोट चोरी की साजिश का मुख्य सहभागी बन चुका है। तो राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर हमला किया है। अब देखना है कि इन आरोपों पर भी चुनाव आयोग क्या राहुल से हलफनामा मांगता है या बीजेपी फिर चुनाव आयोग का बचाव करने सामने आती है। हालांकि इस पर कांग्रेस पार्टी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। पवन खेड़ा ने इसी मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको भी हम उसके कुछ अंश को आप तक पहुंचाएंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन थोड़ा अब बिहार की तरफ चलते हैं। इधर बिहार चुनाव के बाद आज पहली बार बड़ी सभा में तेजस्वी यादव ने भी इसी वोट चोरी और सिस्टम में धांधली का आरोप लगाया है। कर्पूरी ठाकुर की जयंती थी आज और इस जयंती पर बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम कमजोर नहीं हैं, हमारा समय कमजोर है, समय बदलेगा और बिहार में गरीब राज करेगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर कभी अन्याय के सामने नहीं झुके और लालू प्रसाद यादव भी बीमारी के बावजूद अपने सिद्धांतों पर अडिग हैं। कर्पूरी और लालू की तरह तेजस्वी यादव भी नहीं झुकेगा, लड़ेंगे और लड़कर ही जीतेंगे। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि चुनाव में पूरा सिस्टम उनके खिलाफ था, इसके बावजूद राजद यानी राष्ट्रीय जनता दल को 1,90,00,000 वोट मिले। उन्होंने यह भी दावा किया है कि करीब 60% जनता ने सरकार के खिलाफ मतदान किया, जो यह साफ दिखाता है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती थी। वहीं तेजस्वी यादव ने मीडिया पर भी हमला बोलते हुए कहा है कि प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और पार्टी के भीतर भी कुछ लोग इसी तरह का रवैया अपनाए हुए हैं। और तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि वो निराश होकर बैठने वाले नहीं हैं और सदन से लेकर सड़क तक जनता की आवाज उठाते रहेंगे। सुन लेते हैं जरा क्या कह रहे हैं यहां पर तेजस्वी यादव, सुनिए। बजट सत्र शुरू होगा, पार्लियामेंट भी चलेगा, उसके बाद हर जिले का हम लोग कार्यक्रम बना करके घूम करके हम लोग जो है नया मजबूत संगठन जो है बूथ वाइज जो है हम लोग बनाने का काम करें। तो आप सब लोग बड़े देर से आप लोग यहाँ हैं, आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं। और परसों हमको लगता है कि रिपब्लिक डे भी है, उसकी भी आप लोगों को शुभकामनाएं हैं। बस एकदम लगे रहिए, अन्याय के खिलाफ लड़िए। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, हर जोर जुलूम के टक्कर में बस नारा तक ही सीमित नहीं रहना है। तो हम लोग सब लोग मजबूत हैं।
हम लोग कमज़ोर नहीं, हमारा समय कमज़ोर है। समय आएगा जब बिहार में गरीब राज करेगा। तो आप सब लोगों का इस अवसर पर आने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद देते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी अमर रहे। जय हिंद। तो सुन रहे थे आप, यहाँ पे साफ साफ कह रहे हैं अखिलेश तेजस्वी यादव कि समय हमारा कमज़ोर है, हम लोग कमज़ोर नहीं हैं, समय आएगा तो गरीब राज करेगा। ये साफ साफ यहाँ बता रहे थे। उन्होंने सरकार को 100 दिन का समय देने की भी बात कही है और ये कहते हुए बोला कि वो सिर्फ सरकार की घोषणाओं को पूरा करने की मांग करेंगे। तो बिहार में नीतीश सरकार को अभी तेजस्वी ने 100 दिन का वक्त दिया है। हालांकि बिहार से कई ऐसी खबरें हाल फिलहाल में आई हैं जो नीतीश के कमजोर शासन को दिखा रही हैं। वैसे बिहार तो बीजेपी ने जीत लिया, लेकिन क्या अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी अपनी सत्ता कायम रख पाएगी? लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी को बड़ा झटका वहां की जनता ने दिया था और खासकर आपने देखा कि अयोध्या में भी बीजेपी नहीं जीत पाई थी, हार गई थी, जहां पर राम नाम का माला वो जपते हुए इस चुनाव को पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ रही थी और अयोध्या उसका एपिसेंटर था, लेकिन वहां भी नहीं जीत पाई। झटका यहां पर जनता ने दिया, अयोध्या तक वहां की जनता ने हरा दिया था। अब फिर से हिंदू धर्म के लोग बीजेपी से आहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज के साथ बीजेपी का सलूक किसी को पसंद नहीं आ रहा है। बल्कि राजस्थान में तो लोग इससे इतना नाराज हैं कि 27 जनवरी को शंकराचार्य के समर्थन और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान हो गया है। 26 तारीख यानी गणतंत्र दिवस के ठीक अगले दिन 27 जनवरी को वहां पर एक बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। गौ प्रतिष्ठा आंदोलन, गौ सेवा दिवस समेत कई हिंदू संगठन पूरे राजस्थान में प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हिंदू संगठन प्रदर्शन करने जा रहे हैं, आप समझ सकते हैं। राजस्थान के सभी जिलों और तहसील मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया है और बताया जा रहा है कि इस विरोध प्रदर्शन के दौरान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले भी जलाए जाएंगे। इस बीच योगी के काल नेमी वाले बयान ने भी गुस्सा और भड़का दिया है, जिसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शंकराचार्य के पैर छूने वाला बयान देकर मामले को संभालने की कोशिश की थी। और इसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या योगी और मौर्य के बीच बीजेपी दो फाड़ हो रही है। हालांकि इसे बीजेपी और संघ परिवार की ट्रैक टू डिप्लोमेसी भी माना जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य हिंदू परिषद से जुड़े रहे हैं, तो क्या मौर्य के जरिए संतों के गुस्से को शांत करने और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश आरएसएस कर रहा है? यह भी एक सवाल उठता है। और खासकर हिंदू परिषद की बात करें तो वैसे अखिलेश यादव ने आज कहा है कि मुझे खुशी है कि शंकराचार्य डटे हुए हैं, देश का एक एक सनातनी उनके साथ है। शंकराचार्य ने फर्जी सनातनियों की पोल खोल दी है। सुनेंगे, इनकी बाइट भी सुनेंगे थोड़ी देर में, लेकिन आपको बता दूं कि शंकराचार्य आज भी धरने पर बैठे हुए हैं और उनका यूं डटे रहना अब बीजेपी पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि इस बीच जितने भी तथाकथित साधु संतों ने शंकराचार्य पर उंगली उठाई, अब लोग उन्हीं पर सवाल उठा रहे हैं कि वो किस हैसियत से शंकराचार्य को गलत ठहरा सकते हैं। यह मामला धर्म और राजनीति दोनों क्षेत्रों में बड़ी हलचल पैदा कर चुका है। आज तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस पर कहा है कि धार्मिक कार्यों से राजनीति को दूर रखना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने एक पोस्टर में मनुस्मृति का श्लोक उद्धृत करते हुए, यह पोस्टर देखिए, शरद शुक्ला ने, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय युवा कांग्रेस के, और यहां मनुस्मृति इसमें यहां साफ साफ लिखा, श्लोक उद्धृत करते हुए लिखा है कि गुरु या वेदाचार्य का अपमान करने वाले को घोर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ये जो गुरु या वेदाचार्य का अपमान करता है वो भयानक नरक में गिरता है। ये बात यहाँ मनुस्मृति, क्योंकि बार बार मनुस्मृति का जिक्र बीजेपी के लोग करते हैं, आरएसएस के लोग करते हैं, इसलिए शंकराचार्य का अपमान क्या 2027 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार का कारण बनेगा? यह अब नया सवाल उत्तर प्रदेश के लिए खड़ा हो गया है। और वैसे मोदी इस समय विधानसभा चुनावों के साथ साथ अगले लोकसभा चुनावों की तैयारी में लग गए हैं। जिस तरह से दक्षिण के राज्यों में बीजेपी को जमाने की कोशिश नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उससे यही समझ आ रहा है कि 2029 में मोदी अपने लिए पूर्ण बहुमत चाहते हैं और इसके लिए सारे जोड़ तोड़ किए जा रहे हैं।
इसके लिए संविधान के साथ साथ राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को भी नहीं बख्शा जा रहा है। पिछले सत्र में, यानी अभी जो विंटर सेशन लोकसभा और राज्यसभा का खत्म हुआ, संसद का विंटर शीतकालीन सत्र, उस सत्र में वंदे मातरम पर कैसा विवाद मोदी सरकार ने खड़ा किया, ये हमने देखा, आपने देखा। अब गणतंत्र दिवस से पहले, यानी परसों 26 जनवरी है, उससे पहले यह खबर आई है कि सरकार वंदे मातरम को राष्ट्रगान, जन गण मन जैसा दर्जा देने की तैयारी कर रही है। और इसी सिलसिले में हाल ही में एक हाई लेवल मीटिंग की गई, जिसमें इस राष्ट्रीय गीत को गाने के नियमों और प्रोटोकॉल पर चर्चा की गई। दरअसल राष्ट्रगान जनगण मन को स्पष्ट संवैधानिक और वैधानिक संरक्षण प्राप्त है, लेकिन राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को ऐसा कोई संरक्षण नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 51A, जी हां, 51A के तहत नागरिकों का यह मौलिक कर्तव्य है कि वो राष्ट्रगान का सम्मान करें। अब सरकार वंदे मातरम के लिए भी नियम बनाना चाहती है और हो सकता है कि संसद के इस अगले जो 28 तारीख से बजट सत्र शुरू हो रहा है, उसमें इस नियम को लाने की कोशिश की जाए। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक इस मीटिंग में यह तय करने की कोशिश की गई, जो हाई लेवल मीटिंग है उसमें यह तय करने की कोशिश की गई कि क्या वंदे मातरम के गायन के लिए भी जनगण मन की तरह कोई तय नियम, आचरण या कानूनी बाध्यता होनी चाहिए। यह सवाल यहां पर पैदा किया गया और इसको तय करने की कोशिश हुई। आपको बता दूं कि मोदी ने वंदे मातरम के अपमान का आरोप कांग्रेस पर लगाया है और इसमें रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस तक को नहीं बख्शा। कहा, यह बात कही गई है कांग्रेस पर, लेकिन कैसे रविन्द्रनाथ ठाकुर, उनकी तरह आप दाढ़ी बढ़ा लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस, पहले चुनाव में आपने क्या कुछ किया पश्चिम बंगाल में, वो सबने देश ने देखा है। वहीं केंद्र सरकार वंदे मातरम के उपलक्ष्य में साल भर, जो 100 साल हुआ, उसके उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले उत्सव का, 100 साल नहीं बल्कि 150 साल उत्सव का आयोजन कर रही है। इस उत्सव का पहला चरण नवंबर में पूरा हो चुका है और दूसरा जो चरण है वो इसी महीने 3 अगस्त 2026 को, और पहला चरण, दूसरा चरण इसी महीने, तीसरा चरण जो है वो अगस्त 2026 में और चौथा चरण नवंबर 2026 में होगा। वंदे मातरम की बात हो रही है और वंदे मातरम के जरिए ये पूरी की पूरी सियासत पश्चिम बंगाल पे टिकाने की कोशिश हो रही है। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि नरेंद्र मोदी सरकार एक तरफ संविधान को चोट पहुंचाती है, नागरिकों के वोट खत्म कर रही है, धर्म के नाम पर संतों का अपमान कर रही है, और दूसरी तरफ प्रतीकों की राजनीति कर देश पर कब्जा करना चाहती है। लेकिन क्या मजबूत विपक्ष के सामने बीजेपी का खेल सफल हो पाएगा? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मजबूत विपक्ष इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये न ही 2014 वाली सरकार है, न ही ये 2019 वाली सरकार है। ये सरकार 2024 की है, जहां खुद नरेंद्र मोदी की पार्टी को 240 सीटें मिली हैं और नरेंद्र मोदी का पूरा कुनबा 294 सीटों पे, 292 या 294 सीटें मैक्सिमम उस पर टिका हुआ है। और ऐसे में विपक्ष ऑलरेडी 250 के करीब है। तो ये मुद्दा बहुत मजबूत, और यहां पर बहुत मजबूती के साथ राहुल गांधी लड़ते नजर आते हैं। एसआईआर की धांधली जो है उसको उजागर करने की कोशिश आज राहुल गांधी ने एक बार अपने ट्वीट में फिर से की है, और कैसे यहां एक वर्ग विशेष को वोटर लिस्ट से गायब करने की कोशिश हो रही है। जहां जहां खासकर जो मुस्लिम इलाका है उसमें मुसलमानों को कैसे बाहर करने की कोशिश हो रही है, अल्पसंख्यकों को कैसे बाहर करने की कोशिश हो रही है, यह सब कुछ सामने आ रहा है। और इन सब के बीच इसी एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई लगातार जारी है। बुधवार को फिर इस पर सुनवाई होगी, यही कमिंग बुधवार। लेकिन इससे पहले जितनी सुनवाइयां हुई हैं मैक्सिमम हमने आप तक उनकी दलीलों को पहुंचाया है साधारण हिंदी भाषा में। तो इसलिए यहां से ये जानना समझना जरूरी है कि इस देश में आखिर चल क्या रहा है, और उसका ऑपरेशन करना यानी उसका विश्लेषण करना भी जरूरी है। क्या फंस गई है भारतीय जनता पार्टी? एसआईआर पर सवाल क्यों उठ रहे हैं और शंकराचार्य पर कैसे बवाल बढ़ रहा है?